जिबोदा फेलिन, मैंने अपने हाथों से एक गैटलिंग बना डाली। उसमें गोलियां भर सकती थी, चिड़ियों को मार सकती थी। नतीजा ये हुआ कि उसी दिन मुझे पकड़कर थाने ले जाया गया। दूसरे दिन मैंने अपने हाथों से बाओ यूली हुआचन बना डाली। फिर से पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और थाने में चाय पिलाई। तीसरे दिन मैंने अपनी गलती से सीख ली और तय किया कि अब लाइव में सिर्फ ड्राइंग करूंगा। लेकिन किस्मत देखो, जो सुंदर बैग मैंने बनाया उसे देखकर सुपरवाइजर भी दंग रह गए और मुझे फिर से छोटे लॉकअप में बंद कर दिया गया। 3 बार अंदर बाहर होने के बाद मैं अचानक इंटरनेट पर मशहूर हो गया। सिर्फ नेटिजन्स ही नहीं, बल्कि लोगों की सरकारी एजेंसियां भी मुझ पर नजर रखने लगी। मैंने जो मजबूत रस्सी हाथ से बनाई उसे सैन्य विभाग ने विमानवाहक पोत रोकने वाली रस्सी बता दिया। मछली पकड़ने के लिए बनाई गई फिशिंग रॉड को कृषि विज्ञान अकादमी ने कार्बन फाइबर तकनीक कह दिया। बहुत मुश्किल से मैंने एक एनीमे स्टाइल हेडगियर बनाया, लेकिन सेना ने उसे जंगल में इस्तेमाल होने वाला युद्ध उपकरण बता दिया। आखिर में सब कुछ देश को सौंपना पड़ा। गुस्से में आकर मैंने पूरी तरह खुलकर काम करना शुरू कर दिया। स्पेस यॉट, क्वांटम स्टारशिप, जो चाहो वही बना देता था। इस वक्त पूछताछ कक्ष में मैं गंभीर चेहरे वाले कप्तान ली चेनबिन के सामने सिर झुकाकर अपनी गलती मान रहा था। कैप्टन ली, मैं सच में जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैं तो बस एक हैंडीक्राफ्ट ब्लॉगर हूं। दर्शकों ने कहा कि गैटलिंग बनाकर दिखाओ, तो मैंने कोशिश की। मुझे क्या पता था कि सच में बन जाएगी। यह तो सिर्फ एक हादसा था। ली चेनबिन ने ठंडी आवाज में कहा, एक कोशिश में असली बंदूक जैसी चीज बना ली। क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं? सच सच बताओ, ये हथियार बनाने की तकनीक कहां से सीखी? उनकी बात सुनकर मैं बेचैन और दुखी हो गया। कैप्टन ली, मेरा दिमाग मशीनों के मामले में थोड़ा तेज है। ऐसी चीजें मैं जल्दी समझ जाता हूं, लेकिन मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ली चेनबिन कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने मेरे सामाजिक रिकॉर्ड की फाइल पलटी और घड़ी की तरफ देखा। पूछताछ शुरू हुए पूरे 4 घंटे हो चुके थे, लेकिन उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। क्या यह लड़का सच में एक बेवकूफ जीनियस है? शायद यही सोचकर ली चेनबिन ने गहरी सांस ली। ठीक है, जांच में कोई दिक्कत नहीं मिली, तुम जा सकते हो। लेकिन आगे से लाइव स्ट्रीम में हथियार बनाना कम करना। अगली बार मामला इतना आसान नहीं होगा। मैं तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, आप निश्चिंत रहिए। मेरी मां ने बचपन से सिखाया है कि समाज के काम आने वाला इंसान बनना चाहिए। मैं कभी कानून तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। ली चेनबिन ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, उम्मीद है तुम सच बोल रहे हो और तुम्हारी वो गैटलिंग थाने में ही रहेगी। अब जल्दी निकलो। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। उस चीज के लिए मैंने अपने सबसे बड़े फैन से 8,000 युआन एडवांस लिए थे। अब सामान गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? लेकिन चाहे मुझे 10 गुना हिम्मत मिल जाए, मैं पुलिस वालों से वो चीज वापस मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब ये सब खत्म हुआ और मैं घर लौटा, तब तक रात हो चुकी थी। मैंने फोन खोला तो देखा कि बैकग्राउंड मैसेजों से भरा पड़ा है। सब पूछ रहे थे कि मैं बाहर आया या नहीं। मेरा दिल थोड़ा गर्म हो गया। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। लेकिन स्क्रॉल करते करते अचानक मुझे वो वीडियो दिख गया जिसमें मुझे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। उसके साथ लिखा था, चौंकाने वाला, हे डी क्राफ्ट ब्लॉगर निकला अपराधी। उस वीडियो पर 50,000 से ज्यादा लाइक्स थे, जो मेरे फॉलोअर्स से भी ज्यादा थे। हाँ, अच्छे लोग सच में कम है। यहां तो सब तमाशा देखने वाले निकले। फोन नीचे रखकर मैंने गहरी सांस ली। सबसे बड़े फैन के 8,000 युआन तो मैं पहले ही ले चुका था। पैसे जेब में आ जाए तो वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने कुछ देर सोचा, फिर अचानक दिमाग में एक आइडिया आया। अगर असली वाला नहीं दे सकता तो उसके लिए कागज वाला बना देता हूं। बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर उसे शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। गांव के मोड़ वाले छोटे से सुपरमार्केट पर पहुंचा। शाम का समय था। सड़क पर हल्की धूल उड़ रही थी और दूर कहीं बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। दुकान के बाहर पुराना पंखा घूम रहा था, जो गर्म हवा को ही इधर उधर फेंक रहा था। मैंने अंदर जाते ही आवाज लगाई, लियो आंटी, आपके पास मोटा क्राफ्ट पेपर है? मुझे एक पूरा डिब्बा चाहिए। काउंटर पर बैठी लियो आंटी मोबाइल में छोटे वीडियो देख रही थी। उन्होंने चश्मा थोड़ा ऊपर किया और मुझे ध्यान से देखा। अरे, तुम वापस आ गए। मैं तो सोच रही थी तुम्हारे घर जाकर देखूं कि तुम ठीक हो या नहीं। कल पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सब गलतफहमी थी आंटी, अब सब ठीक है। लियो आंटी धीरे धीरे उठी और गोदाम की तरफ जाते हुए बोली, तुम लोग भी ना दिन रात अजीब चीजें बनाते रहते हो। वैसे गुकाई भी महीनों से घर नहीं आया, फोन तक नहीं करता। गुकाई उनका बेटा था, मुझसे 3 साल बड़ा, पढ़ाई में टॉपर, व्यवहार में शांत और पूरे गांव का आदर्श लड़का।
मेरी माँ हमेशा उसका उदाहरण देकर मुझे सुनाती थी, देखो गु काय को, और एक तुम हो। सुना था अब वो क्योटो की किसी बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। गांव के लोग कहते थे कि उसकी साल भर की कमाई से आधा गांव खरीद लिया जाए। मैंने जल्दी से पैसे दिए और डिब्बा उठाकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मेज साफ की, मोबाइल स्टैंड पर लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमरे की लाल लाइट जलते ही मैं मुस्कुराया। दोस्तों, आज फिर कुछ मजेदार बनाने वाले हैं। कल की वजह से अब मेरे हाथ काफी तेज चलने लगे थे। मैंने सबसे पहले पुराने कागजी स्पिनर से 6 बेरिंग निकाले, फिर मोटे कागज की कई परतें काटी और उन्हें गोल आकार में चिपकाने लगा। कतर चलने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद मैंने छोटे छोटे कूलिंग फिन तैयार किए। गोंद, तार और पतली लोहे की पिनों को जोड़ते जोड़ते पूरा कमरा काम की चीजों से भर गया। करीब 1 घंटे बाद सबसे मुश्किल हिस्सा तैयार हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और कैमरे की तरफ देखकर कहा, अब असली मजा शुरू होगा। इसके बाद मैंने पुरानी ड्रिल मशीन खोली, उसका बिट निकाला और ट्रिगर सिस्टम को हैंडल में फिट किया। फिर धीरे धीरे तार जोड़े, पकड़ने वाला हैंडल लगाया, नकली मैगजीन फिट की। पूरी चीज पर मैट ब्लैक रंग स्प्रे कर दिया। कुछ मिनट बाद मेरे सामने एक बेहद शानदार कागजी गैटलिंग रखी थी। लाइट पड़ते ही उसका रंग बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। मैंने कैमरे के लिए उसे धीरे धीरे घुमाकर दिखाया। लाइव चैट तुरंत फट पड़ी, ये कागज का है, मजाक कर रहे हो क्या? भाई ये तो फिल्म प्रॉप से भी बेहतर लग रहा। अगर पुलिस फिर आ गई तो? हमारे भाई का टैलेंट लेवल अलग है। मैं हल्का सा हंसा, फिर कुछ प्लास्टिक की छोटी गोलियां डाली और ट्रिगर दबाया। डू 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 गोलियां तेजी से सामने रखे कार्डबोर्ड बॉक्स में जा लगी। पूरा कमरा आवाज से गूंज उठा। चैट में एक साथ हजारों मैसेज आने लगे। OMG, ये तो सच में चलता है। भाई तू आखिर है कौन? मैंने कुछ फोटो खींचकर डोंग यी दादा को भेज दी। कुछ ही सेकंड में उनका जवाब आया, भाई ये तो कल वाली से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही है, जल्दी पार्सल भेजो, देर हुई तो कहीं फिर अधिकारी लोग ना पहुंच जाए। मैंने तुरंत सामान पैक किया और रात होने से पहले कुरियर ऑफिस की तरफ निकल गया। उधर उत्तरी प्रांत के पुलिस स्टेशन में छोटा पुलिसकर्मी झाओ शाओफेंग फिर मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। कल से उसे मेरे चैनल का अजीब सा चस्का लग गया। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन मैं जरूर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दूंगा। जैसे ही उसने नई गैटलिंग देखी, वो तुरंत कुर्सी से उछला और मोबाइल लेकर ली जियानबिन के ऑफिस में घुस गया। वो लड़का फिर अजीब चीज बना रहा है। ली जियानबिन पूरी रात से फाइलों में डूबे हुए थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उन्होंने बिना सिर उठाए पूछा, अब क्या बनाया उसने? कागज की गैटलिंग। ली जियानबिन ने वीडियो देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जब तक असली हथियार नहीं बना रहा उसे छोड़ दो। असल में इस समय उनके पास उससे भी बड़ी समस्या थी। पिछली रात उनके इलाके में एक हाई प्रोफाइल लूट हुई थी। पीड़ित कोई आम आदमी नहीं बल्कि एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का वैज्ञानिक था। कहा जा रहा था कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर रोकने वाली नई तकनीक पर काम कर रहा था। ऊपर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी आ चुकी थी। अगर 1 हफ्ते में अपराधी नहीं पकड़े गए तो ली जियानबिन का पूरा करियर खत्म हो सकता था। ऐसे में मेरे जैसे इंटरनेट वाले लड़के पर ध्यान देने का समय किसी के पास नहीं था। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। मेरे वीडियो के व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे, फॉलोअर्स भी हजारों में बढ़ने लगे थे। इसलिए मैंने फिर लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी। कैमरा चालू होते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, कल अधिकारियों ने कहा था कि ऐसी चीजें कम बनाया करो, इसलिए आज कुछ नया ट्राई करेंगे। चैट में लोग उत्सुक हो गए। मैंने धीरे से मेज पर कपड़ा हटाया। नीचे लोहे की पतली प्लेटें, तांबे की चादरें, पाइप और कई अजीब औजार रखे थे। मैंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, आज हम बनाएंगे बाओयू ली हुआ झैन। बस इतना सुनना था कि लाइव चैट फट गई। वो उपन्यास वाली चीज भाई सच में बना देगा क्या? आज तो पुलिस पक्का आएगी। रिकॉर्डिंग चालू रखो भाइयों, आज इतिहास बनेगा। मैं सिर्फ हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे पहला लोहे का टुकड़ा उठाया। हमने किसी गेम के डिजाइन को रेफरेंस बनाकर पंखुड़ियों जैसे ब्लेड, कमल की पत्तियां, मुख्य शाफ्ट और हैंडल के पार्ट्स बनाना शुरू किया। हैंडल के अंदर 24 लॉन्च होल वाले सुई मैगजीन फिट किए गए और साथ ही एक ऑटोमेटिक लॉकिंग स्ट्रक्चर भी डिजाइन किया गया। जैसे ही पहली खेप की सुइयां निकलती, पीछे वाली अपने आप लॉक होकर लगातार फायरिंग करती। बहुत जल्द एक बेहद शानदार बाओयू ली हुआ जैन तैयार हो गया। मैं हाथ में तैयार चीज घुमाते हुए हंसकर बोला, दोस्तों, अब से मुझे टांगमैन का मुखिया कहकर बुलाना। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह हैरान रह गए। भाई, इस स्ट्रीमर में तो सच में टैलेंट है।
ये तो हद से ज्यादा खतरनाक हो गया। सच सच बता, तो कहीं टाइम ट्रैवल करके तो नहीं आया? एक बार चला कर दिखाओ। हाँ हाँ, जल्दी। मैंने एक स्टाइलिश पोज बनाया और कहा, कोई समस्या नहीं, यही तो मैं भी चाहता हूं। फिर मैं उस ली हुआ जैन को लेकर आंगन में गया। 10 मीटर दूर एक लकड़ी का तख्ता रखा और बेहद शानदार अंदाज में ट्रिगर दबा दिया। क्षण भर में 24 चांदी की सुइयां एक साथ निकली और सीधे जाकर लकड़ी के तख्ते में धंस गईं। लाइव स्ट्रीम में हड़कंप मच गया। हे भगवान, ये तो सच में काम करता है। मैं तो डर ही गया। टांगमेन के मुखिया को मेरा प्रणाम। गिफ्ट और इफेक्ट्स की बरसात स्क्रीन पर छा गई। मैं खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे मालिको, थोड़ा कम भी चलेगा। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और सब रुक गया। मैं चिढ़कर दरवाजे की तरफ गया। आ रहा हूं, इतना मत पीटो, दरवाजा टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, 2 अधिकारी अंदर घुस आए। बिना कुछ बोले मुझे दीवार से दबा दिया। ये क्या हो रहा है? मैंने मुड़कर देखा। सामने झाओ शाओ फेंग खड़ा था। वो गुस्से से बोला, कल ही तुम्हें चेतावनी दी थी और आज फिर यह खतरनाक चीज बना डाली। तुम मानने वाले नहीं हो क्या? मैंने तुरंत बेगुनाही जताई। ली कप्तान ने कहा था कि बंदूक जैसी चीजें मत बनाओ। मैंने तो कोई असली हथियार नहीं बनाया। कोई भी हथियार नहीं चलेगा। सबूत उठाओ और हमारे साथ चलो। ये सब इतनी अचानक हुआ कि लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। वाह भाई, इतनी जल्दी दूसरी बार पकड़ा गया। लगता है पुलिस पहले से नजर रख रही थी। इसी तरह विदाई होगी, किसने सोचा था। बधाई हो, अब दिन में 3 टाइम सरकारी खाना मिलेगा। उधर झाओ शाओफेंग ने मुझे छोड़ा तो मैं जल्दी से फोन के पास भागा और बोला, दोस्तों वापस आकर मिलते हैं। इतना कहकर मैंने लाइव बंद की, ली हुआ जहन उठाया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। थाने पहुंचने के बाद मैं कुर्सी पर सिकुड़कर बैठा समझाने लगा, मैं तो बस कुछ मजेदार बनाकर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि यह चीज बनाना भी गलत है। कल ली कप्तान ने सिर्फ बंदूक मना की थी, ये नहीं कहा था कि यह भी नहीं बना सकता। झाओ शाओफेंग ठंडी आवाज में बोला, तो तुम्हारे हिसाब से गलती हमारी है? मैं तुरंत बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी समय एक कर्मचारी जांच रिपोर्ट लेकर आया। झाओ शाओफेंग ने रिपोर्ट देखी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह चीज तो पूरा खतरनाक हथियार है। इसकी ताकत लगभग एक पिस्तौल जितनी है। कौन सा हैंडीक्राफ्ट ब्लॉगर ऐसी चीज बनाता है? अब झाओ शाओफेंग को सच में शक होने लगा। उसने गंभीर आवाज में पूछा, सच सच बताओ, ब्लॉगर बनने से पहले क्या काम करते थे? मैं घबराकर बोला, नहीं, मैं तो आज ही। ग्रेजुएशन से पहले तो तुम हमेशा छात्र ही थे, है ना? लेकिन तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है। उस हिसाब से तुम्हें नौकरी की कमी नहीं होनी चाहिए थी। फिर ये सब क्यों करने लगे? ये सुनते ही मैं तुरंत भड़क उठा। भाई, लगता है तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद सीधे सरकारी नौकरी में चले गए। कभी असली नौकरी ढूंढी ही नहीं। आजकल कौन सी कंपनी सही भर्ती करती है? विज्ञापन में लिखते हैं 6000 सैलरी। इंटरव्यू में जाकर पता चलता है 3000 बेसिक, बाकी सब परफॉर्मेंस पर। सबसे बेहुदा बात तो यह हुई कि मैं 2 घंटे सफर करके इंटरव्यू देने गया और एचआर मुझसे पूछ रहा था, क्या आप काम सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हैं? इतने दिनों बाद शिकायत करने का मौका मिला था, इसलिए मैं लगातार बोलता ही गया। लेकिन तभी मुझे रोक दिया गया। बस बस, समझ गए, आगे से ऐसी चीजों को हाथ मत लगाना। ये आखिरी चेतावनी है। यहां साइन करो और जा सकते हो। मजबूरी में मैंने साइन कर दिया। दिल में अभी भी ली हुआ जैन वापस लेने का मन था। आखिर अभी उससे ठीक से खेला भी नहीं था। झाओ शाओफेंग ने शायद मेरा मन पढ़ लिया। उसने हाथ हिलाकर कहा, उस चीज के बारे में सोचना भी मत, बहुत खतरनाक है, तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। इस तरह मेरी दूसरी कृति भी जब्त हो गई। तभी ली जियानबिन जल्दी जल्दी अंदर आया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए रुक गया। अरे, तुम फिर आ गए? कल ही तो आए थे, आज फिर? मेरे बोलने से पहले ही झाओ शाओफेंग ने सारी बात संक्षेप में बता दी। सब सुनने के बाद ली जियानबिन ने सिर हिलाया और बोला, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। अब जल्दी घर जाओ। इतना कहकर वो फिर जल्दी में निकल गया। लगता था बहुत व्यस्त है। मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत घर लौट आया। दिल में थोड़ी निराशा जरूर थी, लेकिन इसी वजह से मेरी लोकप्रियता भी बढ़ गई थी। नुकसान के साथ थोड़ा फायदा भी हो गया। खुश होकर मैंने एक पोस्ट डाली कि कल फिर सामान्य लाइव स्ट्रीम होगी। फिर सोफे पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसी समय उत्तरी प्रांत के बाहरी इलाके की एक सड़क पर जबरदस्त पीछा चल रहा था। कई पुलिस गाड़ियां एक सफेद वैन का पीछा कर रही थी। वैन में बैठे अपराधी ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा था, लेकिन पीछे की पुलिस गाड़ियां लगातार करीब आती जा रही थी। आखिरकार अपराधी ने दांव खेलते हुए गाड़ी सीधे पास के रिहायशी इलाके में घुसा दी।
फिर वैन छोड़कर अकेला भागने लगा। काफी देर भागने के बाद वो एक घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। अब भागने की जगह नहीं बची। देखते हैं पहले कहीं छिप सकता हूं या नहीं। उधर मैं घर के अंदर बैठा था और बाहर पुलिस सायरन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आवाज से लग रहा था कम से कम 3 पुलिस गाड़ियां थी। मैंने लापरवाही से सोचा पता नहीं कौन सा चोर है जिसके लिए इतनी बड़ी टीम आई है। मैं फिर मोबाइल चलाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक महसूस हुआ कि सायरन की आवाज जैसे मेरे घर के और करीब आती जा रही है। मैं झटके से उठ बैठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग अपना फैसला बदलकर फिर मुझे पकड़ने आ गए। मैं जल्दी से बाहर देखने के लिए दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला एक तेज चाकू सीधे मेरी गर्दन पर आ टिक गया। आवाज मत निकालना, नहीं तो यहीं खत्म कर दूंगा। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। बाहर वालों से कहो अंदर मत आए। मैंने डरते डरते वैसा ही किया। बाहर घुसने की तैयारी कर रहे पुलिस वाले तुरंत रुक गए। बाहर से एक कड़क आवाज आई, अंदर वाले ध्यान से सुनो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। तुरंत आत्मसमर्पण करो, तभी सजा में रियायत मिलेगी। अपराधी के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो चिल्लाया, क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सरेंडर किया तो सीधा मर जाऊंगा। ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में बंधक है। अभी तुरंत मेरे लिए गाड़ी तैयार करो और मुझे यहां से सुरक्षित निकलने दो, नहीं तो मैं इसी वक्त इसे मार डालूंगा। ली जियानबिन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने शांत आवाज में अपने साथियों से कहा, पहले उसकी बात मानो, एक गाड़ी तैयार करो और स्नाइपर को भी अपनी जगह लेने दो। उधर मैं भी खाली नहीं बैठा था, लगातार सोच रहा था कि खुद को कैसे बचाऊं। अभी तक मेरी थोड़ी कीमत थी, लेकिन अगर मैं उस गाड़ी में बैठ गया तो फिर सब कुछ उस अपराधी की दया पर निर्भर होता। और आखिर वो अपराधी था, उससे इंसानियत की उम्मीद करना बेकार था। बाहर से फिर आवाज आई, गाड़ी तैयार है। मैंने चुपके से अपराधी की पकड़ को महसूस किया। उसकी बाह मेरी गर्दन पर कसकर जकड़ी हुई थी। मुझे समझ आ गया, यही मौका है। जैसे ही वो मुझे धक्का देकर दरवाजे की तरफ ले जाने लगा, मेरी आंखें अचानक तेज हो उठी। मैंने दाहिने हाथ से उसकी बाह पकड़ी और पूरी ताकत से उसकी बगल के पास दबाव डाल दिया। आह! अपराधी दर्द से चीख पड़ा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। मौका मिलते ही मैंने तुरंत पलटकर उसे जकड़ लिया। एक हाथ से उसकी कलाई मोड़ी और दूसरे हाथ से जोर लगाकर उसकी बाह खींच दी। चक! उसकी बाह सीधे उखड़ गई। बाहर खड़े ली जियानबिन और बाकी लोग अंदर से चीख सुनकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत लोगों को दीवार फांदकर अंदर घुसने का आदेश दिया। उधर मैं बिल्कुल शांत था। मैंने अपराधी की दूसरी बाह भी मोड़ दी और पास में रखा मोटा रस्सा उठा लिया, वही रस्सा जो मैंने पहले सामान ढोने के लिए खरीदा था। कुछ ही सेकंड में मैंने उसे कसकर बांध दिया, बिल्कुल किसी कीड़े की तरह। अपराधी दर्द से माथे पर पसीना लिए चिल्लाया, तू बहुत घटिया इंसान है, तूने मेरी नस दबा दी। हिम्मत है तो सामने से लड़। मैंने हंसते हुए कहा, तू मजाक कर रहा है क्या? चोरी छिपे मुझे बंधक बनाना सही है और मैं खुद को बचाऊं तो गलत? इतने में 7-8 पुलिस वाले दीवार फांदकर अंदर आ गए। सभी ने तुरंत बंदूकें तान ली। वे अंदर घुसते ही अपराधी से भिड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल सब रुक गए। उनके सामने अपराधी जमीन पर रस्सियों में बंधा पड़ा था, बिल्कुल लाचार। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ थी। तभी ली जियानबिन ने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर आया। मैं मुस्कुराकर बोला, वाह ली कप्तान, फिर मुलाकात हो गई। पहले उसने राहत की सांस ली, फिर अपराधी को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोला, ये सब क्या हुआ? मैंने कंधे उचकाए, अरे आदमी तो बांधकर तैयार कर दिया है आपके लिए। ली जियानबिन कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर हंसकर बोला, लगता है तुम्हारे अंदर ये हुनर भी है। उसने हाथ हिलाकर साथियों को इशारा किया। तुरंत लोग अपराधी को उठाकर गाड़ी में ले गए। अपराधी जाते जाते मुझे घूरते हुए दांत पीसकर बोला, अगर मैं बाहर निकला ना, सबसे पहले तुझे मारूंगा। मैं तुरंत बोला, अरे वाह, पुलिस वालों के सामने ही धमकी दे रहा है। ली कप्तान, इससे अच्छे से पूछताछ करना, आपको तो ये बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा। ली जियानबिन ने फिर हाथ हिलाकर लोगों को जल्दी अपराधी ले जाने का इशारा किया। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, लगता है इस बार भी तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। चिंता मत करो, इस बार चाय भी मिलेगी। बयान खत्म होने के बाद तुम्हें वापस छोड़ देंगे। थाने पहुंचने के बाद ली जियानबिन ने अपराधी को पूछताछ कक्ष में भिजवा दिया और खुद भी अंदर चला गया। मेरा बयान बहुत जल्दी पूरा हो गया। बस घटना के बारे में कुछ सवाल पूछे गए। जब झाओ शाओफेंग ने सुना कि मैंने अपराधी की नस दबाकर उसे काबू किया, तो वो हंसी रोक नहीं पाया। वाह भाई, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत भी है और दिमाग भी। अच्छा,
थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब क्योंकि इस बार मैं आरोपी नहीं था, इसलिए मैंने भी हिम्मत करके पूछ लिया, वैसे इस अपराधी ने किया क्या था? लगता है जल्दी बाहर नहीं आएगा ना? सच कहूं तो मुझे डर है कि कहीं बदला लेने ना आ जाए। झाओ शाओफेंग ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, वो अब बाहर नहीं आने वाला। झाओ शाओफेंग ने वेनियान के कंधे पर हाथ रखा। यह आदमी 2 दिन पहले एक व्यक्ति को खत्म कर चुका था, और वह भी एक वैज्ञानिक था, तो उसे जरूर कड़ी सजा मिलेगी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैंने हल्की सी मुस्कान बनाई। वाह, ये तो सच में एक हत्या वाला अपराधी निकला। जैसे ही हम दोनों हॉल के दरवाजे तक पहुंचे, एक पुलिसकर्मी तेजी से दौड़ता हुआ आया और हमें रोक लिया। रस्सी नहीं खुल रही, मुझे आकर मदद करो। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और मन ही मन सोचा, अगर नहीं खुल रही तो काट दो ना, वो रस्सी मुझे नहीं चाहिए। पुलिसकर्मी बोला, हमने काटने की कोशिश नहीं की, वरना आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ली टीम लीडर लोग पूछताछ के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रस्सी बिल्कुल नहीं खुल रही। जल्दी चलकर मदद करो। ये सुनकर मुझे अचानक याद आया, वो डेड नॉट वाली रस्सी मैंने ही बनाई थी, जो मैंने पहले सामान ढोने के काम के लिए खास तरीके से तैयार की थी। उस समय मैंने एक अपराधी को बांधते हुए सिर्फ मजबूती से गांठ लगा दी थी ताकि वो भाग ना सके, लेकिन अब सोचकर मेरे अंदर घबराहट होने लगी। गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। पूछताछ कक्ष में ली जियानबिन गुस्से में रस्सी से जूझ रहा था। मुझे आते देख उसने नाराज होकर कहा, तुम इतने डरते हो कि लोग भाग जाएंगे, इसीलिए ऐसी स्टील जैसी मजबूत रस्सी इस्तेमाल की है। जल्दी करो, इसे खोलो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में सभी रस्सियां खोल दी। मैं शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिए ली टीम लीडर, ये मेरा खुद का बनाया हुआ गांठ लगाने का तरीका है, जिसे आम लोग आसानी से नहीं खोल सकते। ठीक है, अब जाओ, अपनी इन चीजों से हमें परेशान मत करो। मैं सिर हिलाकर घर लौट आया और सीधा सो गया। हर 2 बजे तक नहीं उठा। जैसे ही मैंने फोन खोला, देखा कि कल वाला बारिश जैसी सुइयां वाला वीडियो 15 लाख व्यूज तक पहुंच चुका था, और मैं बार बार फोन स्क्रॉल करता रहा। असल में वायरल होना ऐसा ही होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, कल मैंने कौन सी रस्सी इस्तेमाल की थी? सिस्टम ने बताया कि यह सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रोप थी, जो सामान बांधने, खींचने और कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। मैं चुपचाप सोच में पड़ गया कि यही वजह है कि मुझे यह सिस्टम थोड़ा अजीब लगता है। मैंने फिर से सिस्टम से एक नई रस्सी खरीदी और उसे ध्यान से देखा। उसकी बनावट और सामग्री बहुत खास थी। पहले मैंने इसे सिर्फ सामान ढोने के लिए खरीदा था और इस्तेमाल के बाद यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब पता चला कि यह इतनी मजबूत थी कि उसे चाकू से भी नहीं काटा जा सकता था। शाम को मैं इसे अच्छे से समझने की सोचने लगा। फिर फोन चार्ज पर लगाकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, क्योंकि इतना अच्छा ट्रैफिक मैं कैसे छोड़ सकता था। जैसे ही मैं लाइव आया, दर्शकों की संख्या पिछली बार से दोगुनी थी। एक यूजर बोला, टांगमैन मास्टर आ गया। दूसरा बोला, आज क्या बनाने वाले हो? क्या हम पहले से पुलिस को बुला ले? मैंने नाक छुई और गंभीर होकर कहा कि पिछली बार जो चीजें बनाई थी वो थोड़ी खतरनाक थी और पुलिस ने मुझे संभल कर रहने को कहा है। मैं एक कानून मानने वाला अच्छा नागरिक हूं और अब कुछ भी ऐसा नहीं बनाऊंगा। लाइव चैट में लोग हंसने लगे। डर गए गुरुजी, अब क्या करेंगे? गाना गाओ या डांस करो? कुछ भी करो, बस मजा आना चाहिए। हाँ, मैं बस ड्राइंग देख रहा हूं। आमतौर पर जो लोग हैंडमेड काम करते हैं उनकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी होती है। क्या बकवास है ये, सबसे बड़ा हैंडमेड क्रिएटर, वो कर ही क्या लेता है? अगर हिम्मत है तो कुछ पैसे हाथ से बनाकर दिखाए। इसी तरह लोगों की तंज भरी बातें चल रही थी कि अचानक एक अजीब सा असहज करने वाला कमेंट आ गया। डोला कौन है ये तो झगड़ा ढूंढ रहा है। और लोगों ने गलत नहीं सोचा था, यह सच में झगड़ा करने आया था। इस व्यक्ति का नाम सुन हाओ था, घर में थोड़ा पैसा था, यानी एक छोटा अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का, जिसके पास दिन भर कोई काम नहीं था, बस ऑनलाइन जाकर दूसरों पर टिप्पणी करना और खुद को सबसे बेहतर समझना उसकी आदत थी। उसे लगता था कि उसके अलावा सब बेकार है। खासकर जब उसने मेरे लाइव स्ट्रीम के टैग पर लिखा देखा, सब कुछ बनाया जा सकता है, तो वो और भड़क गया। उसने कमेंट किया, बोलो ना, तुम तो कहते हो सब कुछ बना सकते हो, अब क्या हो गया? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, आदमी कभी नहीं कर सकता नहीं बोलता, लेकिन अगर मैं बना दिया तो? उसने कहा, अगर बना दिया तो मैं तुम्हें 2 फैंटम गिफ्ट दूंगा, और अगर नहीं बना पाए तो तुम्हें अपना चैनल बंद करके मानना पड़ेगा कि तुम्हारी कला बेकार है। यह चैलेंज है। लाइव चैट में लोग देखने लगे
और कुछ बोले कि ये तो बेवकूफ़ी है, ये सुन हाउ कई चैनलों पर झगड़ा करता है, ये तो प्रोफेशनल ट्रोल है, इसके चक्कर में पड़ना ठीक नहीं। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने कोने में जाकर पेंट और सामान निकाला, फिर जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसे देखकर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। आकार से लेकर रंग, टेक्सचर तक सब